आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो यूपी विधानसभा चुनाव में मनोनीत कोटे की 4 सीटों के नाम तय कर दिए गए हैं। माफ कीजिए, ये राज्यसभा के लिए नाम सामने रखे गए हैं। यूपी विधानसभा से मनोनीत कोटे की 4 सीटों के नाम तय हुए हैं। राज्यपाल को नियुक्ति का भेजा जाएगा प्रस्ताव। जितिन प्रसाद, संजय निषाद के नाम पर सहमति बनी है। तो यूपी विधानसभा में मनोनीत कोटे की 4 सीटों के नाम तय हो गए। इसमें राज्यपाल को ये 4 नाम भेज दिए गए हैं और बेबी रानी मौर्य समेत तमाम कुछ नाम हैं। आपको बता दें, राज्यपाल को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी विधानसभा में मनोनीत कोटे की 4 सीटों के नाम तय हुए हैं। इसमें अगर नामों का जिक्र करें तो वो नाम भी हम आपको बताएंगे कि 4 नाम वो कौन कौन से हैं, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम है, संजय निषाद का नाम है। इन दोनों के नाम पर सहमति बन चुकी है। तो ये 4 नाम है, 4 सीटों के नाम है जो कि यूपी विधानसभा के अंदर मनोनीत कोटे से आते हैं। बेबी रानी मौर्य समेत एक अन्य नाम पर भी मोहर लगी है। तो ये 3 नाम हमने आपको बताए। एक नाम अभी असमंजस की स्थिति में है, इसमें संजय निषाद, इसमें जितिन प्रसाद, इसमें बेबी रानी मौर्य है। ये 3 नाम लगभग साफ हो चुके हैं, लेकिन चौथे नाम को लेकर अभी चर्चा चल रही है। तो राज्यपाल को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। विधानसभा के अंदर मनोनीत कोटे के 4 नामों पर 4 सीटों पर सहमति बनी। अब 4 में से 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, राज्यपाल को महज औपचारिकता भर पूरी करनी है। यूपी विधानसभा में मनोनीत कोटे के जो 4 सीटों के नाम हैं, उन्हें लगभग तय किया गया है। राज्यपाल को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऐसे में जितिन प्रसाद, जो काफी वक्त से चर्चा चल रही थी जितिन प्रसाद के नाम को लेकर, संजय निषाद के नाम को लेकर, इन पर सहमति बन गई है। बेबी रानी मौर्य समेत एक और अन्य नाम भी है जिस पर मोहर लगी है। वो चौथा नाम कौन सा है, यह भी सामने नहीं आ पाया। लेकिन इन 4 नामों को लेकर अभी राज्यपाल को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा और राज्यपाल को नाम भेजने का मतलब यह है, जो नाम पहले से तय हैं उन पर औपचारिकता पूरी की जाएगी राज्यपाल के जरिए। चलिए अब एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। यूपी के अंदर धर्मांतरण मामले में कलीम सिद्दीकी पर बड़ा आरोप लगा है। धर्मांतरण के बाद हज पर भेजने का झांसा देता था और कलीम पर फर्जी पासपोर्ट बनाने का भी आरोप है। राजस्थान के अलवर के रहने वाले युवक ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धर्मांतरण के बाद हज भेजने की बात सामने आ रही है। कलीम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप है। यूपी धर्मांतरण मामले में कलीम सिद्दीकी पर ये बड़ा आरोप सामने आ रहा है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला एक युवक जिसने ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं और बड़ी बात यह कि इसमें जांच को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। धर्मांतरण के बाद हज पर भेजने का झांसा देता था और इसी के चलते फर्जी पासपोर्ट भी इस शख्स के जरिए बनवाए जाते थे। अब कलीम सिद्दीकी पर जब बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं तो इस मामले में पुलिस ने जांच को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। यूपी में धर्मांतरण का मामला जब सामने आया था तो कई इसमें नामों का खुलासा हुआ था और हजारों ऐसे नाम सामने आए थे जिनको झांसे में लेकर, जिन्हें झूठ बोलकर भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। कलीम सिद्दीकी, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं। इसका तार फरीदाबाद में भी देखा गया। फरीदाबाद से इसका शिकार हुआ एक शख्स भी सामने आया है जो पिछले 10-12 साल पहले से लगातार इसका शिकार था और उसे झांसा देकर कई बार पाकिस्तान तक भेजने की बात कही गई थी। तो यूपी धर्मांतरण मामले में कलीम सिद्दीकी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उसके बाद अब इससे जब पूछताछ हो रही है तो कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। यह भी पहलू निकलकर सामने आया है कि ये धर्मांतरण कराने के बाद हज भेजने का झांसा दिया करता था और कलीम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप लगा है। ये भी बातें निकलकर सामने आई हैं क्योंकि इसका जो एक शिकार था, जो फरीदाबाद का रहने वाला था, उसने यहां तक ये जानकारियां दी हैं कि कलीम सिद्दीकी पहले धर्मांतरण करवाता था, फिर इसके चिले चपाटे उन लोगों को जिनका धर्मांतरण हो जाता था उनको पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने तक के लिए भी उकसाते थे, जहां हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जाता था और मुस्लिम धर्म की तारीफें की जाती थी। इसके जरिए जहर घोलने का काम किया जाता था। खुर्रम निजामी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाकी राज्यों से भी धर्मांतरण का ये कनेक्शन इससे पहले जुड़ा हुआ सामने आया था। बाहर से फंडिंग होती है, ये भी जानकारी थी। अब ये एक नया एंगल। जी वो देखिए, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं, जिनका फुलत में मदरसा चलता है और उनको उनकी जो ग्लोबल पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको करोड़ों की फंडिंग हुई है बहरीन से, जिसका वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उनको हिरासत में ले लिया गया है, 10 बजे की कस्टडी पर है एटीएस के और आज 10 बजे से ही उनकी कस्टडी शुरू होती है। तो कहा ही जा रहा है कि उनको लेकर के पुलिस से पहले शाहीन बाग जाएगी, जहां पर उनका ऑफिस है, वहां जाकर तलाशी की सबूत तलाशा जाएगा और साथ ही जो आईडीसी है, इस्लामी दावा फाउंडेशन, उससे भी उनके ताल्लुकात थे। तो यानी कि पहली बात तो जो उमर गौतम है उससे इनके ताल्लुकात थे, ये स्थापित हो रही है।
दूसरी बात जाकिर नाइक से भी ताल्लुकात थे, और जो बताया जा रहा है कि जिनका धर्मांतरण किया जाता था उनको जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे और उसके बाद उसी से रेडिकलाइज किया जाता था। अब ये स्थापित करना और साबित करना एटीएस को, इसके लिए सबूत तलाशे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौलाना कलीम को जो बड़े इल्जाम उस पर लगे गए हैं, उन आरोपों को तथ्यात्मक रूप से कोर्ट में रखने के लिए एटीएस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मामला है, अगर सब सही मामला होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी मछली हाथ लग गई एटीएस के धर्मांतरण के मामले में। लेकिन साथ ही साथ खुरम देखा जाए तमाम पहलू सामने आ रहे हैं। पहला ये कहा गया है अभी कि हज का झांसा देता था, पासपोर्ट फर्जी बनवाता था। इसके अलावा कुछ लोग भी सामने आने लगे हैं जो ये कहते हैं कि कलीम सिद्दीकी ने कुछ साल पहले या एक दशक पहले उनका धर्मांतरण करवाया और उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता रहा कि आप पाकिस्तान जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, या तमाम जगहों पर उन्हें भेजकर तमाम धर्मों को लेकर जिस भी धर्म से वो आते थे जहर घुला जाता था। इन सारी बातों में कितनी हकीकत है? देखिए, दावे हैं और शिकायत आई है, जाहिर सी बात इसकी तहकीकात की जाए कि जो शिकायत करता है उसको ये बताना पड़ेगा किस बिना पर वो शिकायत कर रहा है। देखिए, मामला ये है, मामला साफ है कि अगर जो बातें आरोप लगाया जा रहा है वो सच है तो जाहिर सी बात है कि फिर जो बाहर की कंट्री जो पाकिस्तान है वो उसके जो तार हैं और उसकी जड़ है कितनी मजबूती से हिंदुस्तान में फैल गई है, ये समझना होगा। लेकिन अभी ये खाली आरोप है, इस पर जांच चल रही है। जांच होने के बाद ही सामने आएगा कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। अगर ऐसा है तो बेहद भयावह है, और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है जो शिकायत कर रहा है, जो शिकायत करता है, उससे पूछताछ करनी पड़ेगी कि आखिर किसके दबाव में आकर इस तरीके की शिकायत उसने करी है और मुकदमा कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस तरीके का लिंक और हिंट मिल रहा है एटीएस को, ये एक बड़ी मछली साबित हो सकते हैं। जब से मामला सामने आया है लगातार शिकायतें भी सामने आ रही हैं, गंभीर आरोप अलग अलग लोगों के जरिए अलग अलग जगह से लोग लगा रहे हैं। जांच में सच सामने आ जाएगा, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। आज अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है और आज अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्हाइट हाउस के अंदर पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे बाइडेन। ऐसे में रात 8:30 बजे, जो कि भारतीय समय के मुताबिक है, रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी और बाइडेन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इससे पहले कल जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हुई, जिन जिन पॉइंट्स पर बात हुई है, कहा यह जा रहा है कि वही ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर आज रात 8:30 बजे सामने आएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आमने सामने होंगे। जब से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उसके बाद से ही लंबे वक्त से इंतजार था प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की आमने सामने की मुलाकात हो, और ये पहला मौका ऐसा आया है जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने इस मीटिंग में शामिल रहने वाले हैं। बात कई बिंदुओं पर होनी है, जिसमें आतंकवाद भी एक मुद्दा होगा, अफगानिस्तान एक मुद्दा होगा, तालिबान, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कोरोना की रोकथाम पर भी बात होगी, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन। अब जैसे कि कमला हैरिस ने भी तारीफ की थी कि लगभग एक दिन में अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है तो ये तारीफ के काबिल है। हिंदुस्तान ने बहुत तेजी से कोरोना की रोकथाम की है और वैक्सीनेशन में बेहतर कर रहा है। तो वहीं कमला हैरिस से जब मुलाकात हुई तो कई पहलुओं पर बात हुई और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी संवाद यहां पर हुआ है। ऐसे में देखा जाए तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से या फिर वहां पर प्रधानमंत्री से बातचीत होना, उन देशों से अच्छे रिश्ते होना आने वाले समय के लिए भारत के लिए और भी ज्यादा अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा हुई और सीईओ से भी पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई है। तो ये जो 4 आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं हमारे साइड में, ये तस्वीरें कल की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुलाकातों का दौर लगातार चलता रहा और तमाम मुलाकातों के बाद काफी अनुकूल यहां पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब ये दौरा खास है तो इसका रिजल्ट भी खास रहेगा, फ्रूटफुल ये दौरा रहेगा, ऐसा जानकार बताते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जो बाइडेन से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसे हमने जिक्र किया कोरोना आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई है, अप्रिशिएट किया है कमला हैरिस ने भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान को, और साथ ही साथ कहा
भारत एक अहम भागीदार है। आगे रिश्ते और ज्यादा सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और मधुरता उनमें आएगी, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक हैं जिन पर स्कोप बढ़ता है, चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों या फिर वो डिफेंस के क्षेत्र में बातचीत हो, क्योंकि कुछ आधुनिक हथियार खरीदना या फिर ऐसी खरीदारी को लेकर ये अमेरिका की जरूरत भी है और भारत के लिहाज से भी एक अच्छा कदम। ऐसे में कोरोना, आतंकवाद, अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसको लेकर भी बात होगी और खास तौर पर जो 5 बड़ी कंपनी के सीईओ से मुलाकात हुई है उससे व्यापारिक रिश्ते बेहतर होंगे, भारत में निवेश के संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होंगी, बढ़ेंगी। ये 2 अलग-अलग तस्वीरें आप देखिए। कल कमला हैरिस से मुलाकात जब हुई थी उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम देशों के प्रधानमंत्री, चाहे जापान के प्रधानमंत्री रहे उनसे मुलाकात हुई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उन मुलाकातों के दौरान कई चर्चाएं भी हुई हैं। अब आज बाइडेन से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि बाइडेन से मिलेंगे, पहली बार ऐसा होगा जब बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और आज व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे जो बाइडेन से जो बातें होंगी वो काफी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि अमेरिका के साथ बराक ओबामा के समय में भी और ट्रंप के समय में भी काफी अच्छे रिश्ते भारत के रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे, लेकिन अब बाइडेन के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे आज तस्वीर साफ हो जाएगी। अमेरिका की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां जो भारतीय मूल के लोग थे भारत माता की जय के नारे लगाकर स्वागत किया और इसी बीच जब मुलाकात आगे बढ़ी, जब ये दौरा आगे बढ़ा, कमला हैरिस से मुलाकात हुई तो सीधा संदेश पाकिस्तान के लिए है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक सामने आई है, जिसमें कमला हैरिस ने पाकिस्तान को फटकार एक तरीके से लगाई है। कहा है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे, क्योंकि यही गढ़ है आतंक का, जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि दुनिया प्रभावित होती है। पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, ये कमला हैरिस ने कहा, ये कमला हैरिस ने माना और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब मुलाकात भारत और अमेरिका की हुई, जब कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगार मानकर चर्चा की गई। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कल जो कमला हैरिस से मुलाकातें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उन बातों को आज और बड़े स्तर पर, बड़े फोरम पर जो बाइडेन के साथ किया जाएगा। और जो बाइडेन के साथ अगर इस पर चर्चा होती है, आतंकवाद पर चर्चा होती है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया जाता है, तो आने वाले समय में माना जाएगा कि बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा सख्ती रहेगी। कुछ और खास बातें कमला हैरिस की तरफ से कही गई हैं, तारीफ की गई है, एक बार सुन लीजिए। And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण की निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। The issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में हम सब जानते हैं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में जो साझेदारी है उसका एक बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। मैं इसके बारे में आपके साथ और बातचीत करने की राह देखती हूँ। And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions
within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम यह साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on U.S. security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त